मेहनत कर मेरे दोस्त, एक दिन तू इन गालियों का शोर तालियों में बदल देगा। देखो जी, तो आगे का हमारा टॉपिक है प्रोटीन के चारों संरचना बता दिए थे आप लोग को। तो एक टॉपिक है आवश्यक अमीनो अम्ल एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल। इस साल पूछा था बोर्ड में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यक अमीनो अम्ल तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल तथा अनावश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, ये दोनों क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में इस साल, इसलिए ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है आवश्यक अमीनो अम्ल? तो जिनका संश्लेषण सजीव के शरीर में होता है उन्हें हम लोग अनावश्यक कहते हैं, और जिनका संश्लेषण नहीं होता है, जिनके लिए हम लोग को भोजन में आहार में लेना पड़ता है जिनको, तो वो हो जाते हैं आवश्यक। ठीक है, तो एक बार हम पहले आवश्यक बताते हैं, फिर अनावश्यक बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल नाम से ही समझ में आ रहा तुम लोग को। आवश्यक आवश्यक तो है हमारे शरीर में, लेकिन डायरेक्ट नहीं आते, इनके लिए हम लोग को भोजन करना पड़ता है। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में कुछ अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं होता है, जिसके चलते उन्हें भोजन के द्वारा उन्हें ग्रहण करना पड़ता है, और उनकी कमी से बहुत तरह का रोग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उनको हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में कुछ अमीनो अम्ल का कुछ अमीनो अम्ल का संश्लेषण कुछ अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं हो पाता है। संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। तथा शरीर में इनकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर में इनकी कमी से शरीर में इनकी कमी से इनकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और इन्हें आहार के रूप में बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। इन्हें आहार के रूप में इन्हें आहार के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। इन्हें आहार के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। चलिए, उदाहरण में इसके उदाहरण क्या क्या होंगे? तो उदाहरण इसके होंगे ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफान, ठीक है। वैलीन, मेथियोनिन, ये सब नाम है जिसको तुम्हें याद रखना है। वैलीन, मेथियोनिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन,
ठीक है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन इत्यादि बहुत है, इतना आप लोग नाम याद रखिए काफी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो देखो जी, नाम से समझ में आ रहा है कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें। तो ये क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप शरीर में आ जाते हैं। इसके लिए कुछ आपको भोजन नहीं करना है, किसी चीज का जुगाड़ नहीं करना है आपको, सीधे सीधी अपने आप ये आपके शरीर में आ जाएगा। आपको किसी भोजन की तलाश नहीं करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जिनका संश्लेषण अपने आप शरीर में होता है। तो वैसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण सजीव के शरीर में होता है, जिनका संश्लेषण सजीव के शरीर में होता है, सजीव के शरीर में होता है, उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन इत्यादि। तो बस ये इतना ही याद रखोगे, काफी है, एग्जाम में इतना लिख दोगे। ठीक है, उदाहरण में हो जाएगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद एलानिन, एलानिन के बाद प्रोलीन, एलानिन, एलानिन के बाद प्रोलीन इत्यादि। तो ये शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जरूरी नहीं होते हैं, और ये अपने आप मिल जाते हैं। इनके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको भोजन की तलाश नहीं करनी है, कुछ भी नहीं लेना है इनके लिए, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण, ये कई बार पूछा है। प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। चलो जी, तो प्रोटीन का विशेष संरचना जो होता है वो अलग अलग कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और प्रोटीन को गर्म करने पर, पीएच में बदलाव करने पर, रासायनिक क्रिया करने पर इसका स्कंदन हो जाता है, अर्थात प्रोटीन विकृत रूप में आ जाता है, उसका संरचना टूट जाता है। ठीक है, तो उसका विकृतीकरण करने से क्या होता है कि उसकी जो भी क्रियाएं थी वो सब खत्म हो जाती हैं, वो अपनी जैविक क्रिया को अच्छे से नहीं कर पाता है। तो लेकिन इसके विकृतीकरण से ये ध्यान रखना कि प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बाकी द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्मक संरचनाएं जो होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। आपको याद होगा, हम संरचना चारों बता चुके थे आप लोगों को। तो याद रखना कि प्रोटीन के विकृतीकरण में तुम्हारा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तीनों तरह की संरचनाएं खत्म हो जाती है, प्राथमिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो, तो ये बात ध्यान रखना कि प्राथमिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता है, द्वितीयक, तृतीयक संरचना डिस्ट्रॉय हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। आप बोलिए, आप लोग जल्दी से बोलिए, क्लास चल रहा है। हाँ, 11 बजे तक क्लास है हमारा। तो देखो जी, प्रोटीन का विकृतीकरण में आप लोगों को समझा दिया गया कि प्रोटीन विशिष्ट संरचना युक्त विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन की संरचना जो होती है वो विशिष्ट होती है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन विशिष्ट संरचना युक्त तथा
विशिष्ट संरचना युक्त तथा विशेष कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, विशेष कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि विशेष कार्यों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। हमारे शरीर में इनका काफी ज्यादा महत्व है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोटीन को गर्म करेंगे या पीएच में बदलाव करेंगे, ठीक है ना, या रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो उससे भी हमारा प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, प्रोटीन गिर जाता है नीचे। प्रोटीन को गर्म करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है परीक्षा में। गर्म करने, पीएच में परिवर्तन करने, पीएच में परिवर्तन करने, ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा इसका स्कंदन हो जाता है। रासायनिक क्रिया द्वारा इसका स्कंदन हो जाता है। इसका स्कंदन हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रोटीन के विकृतीकरण से उसकी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती है। प्रोटीन के विकृतीकरण से इसकी जैविक क्रियाएं, इसकी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात, मेन बात ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक संरचना पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोटीन का जो आप विकृतीकरण कराइएगा, गर्म कीजिएगा या फिर उसका पीएच में बदलाव कीजिएगा, तो प्रोटीन के प्राथमिक संरचना पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्रोटीन के विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। परंतु द्वितीयक, द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्मक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। चतुष्मक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना, दूध देखो दही में बदल जाता है, तो प्रोटीन बदल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। अंडे को उबालने पर, अंडे को जब उबाला जाता है तो उसका स्कंदन हो जाता है। देखते हो जिस पानी में उबाला जाता है, पानी जो है उसी रंग का हो जाता है। तो अंडे के उबालने पर उसके ऊपर प्रोटीन होता है, उसका ऊपरी सतह को प्रोटीन से बना होता है। उबालने पर प्रोटीन का स्कंदन होना, तो सब पानी में गिरने लगता है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये था प्रोटीन का विकृतीकरण, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बता दिए, ठीक है।
अब हम लोग आगे देख लेते हैं विटामिन। तो जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह से विटामिन भी जरूरी है। आप लोग को पता है विटामिन की कमी से बहुत तरह का रोग होता है, इसीलिए कई बार डॉक्टर लोग विटामिन के लिए गोली देते हैं, नहीं तो कुछ ये विटामिन का दवा देते हैं, ताकि हम लोग उसको ले करके और हमारे शरीर में विटामिन की जो कमी हुई है उस कमी को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसको हम आहार के साथ लेंगे, विटामिन को भी हमें आहार के साथ लेना है। तो आहार के साथ लिए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ, लिए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ जो विशिष्ट जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो विशिष्ट जैविक क्रिया के लिए, जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, जिससे जीव की इष्टतम वृद्धि तथा स्वास्थ्य का रख रखाव हो सकता है। विटामिन की कमी नहीं होगी तो शरीर का रख रखाव ठीक रहेगा, जिससे जीव की जिससे किसी भी जीव की इष्टतम वृद्धि, शरीर की वृद्धि मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक है, इष्टतम वृद्धि तथा स्वास्थ्य का रख रखाव हो सके, तथा स्वास्थ्य का रख रखाव हो सके, हो सके उन्हें विटामिन कहा जाता है, उन्हें विटामिन कहा जाता है। ठीक है जी। और विटामिन कई प्रकार के होते हैं, तो लोग सुने भी होंगे। विटामिन जैसे ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। ठीक है, तो विटामिन याद रखना है कि विटामिन वो चीज होता है जो हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। शरीर को अगर वृद्धि कराना है, हर तरह से मानसिक संतुलन सही रखना है, शारीरिक वृद्धि चाहिए, तो विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के कई प्रकार के होते हैं। बी में भी B1, B2, B6, B12 कई तरह का होता है, तो आदि प्रकार के होते हैं, याद रखना इस बात को। अब देखो जी, विटामिन को वास्तव में दो भाग में हम बांट देते हैं, और वो विलेयता के आधार पर। तो पानी में घुलेगा नहीं तो तेल में घुलेगा, ठीक है ना, तेल को हम लोग वसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो विलेयता के आधार पर विटामिन दो तरह का होता है। विलेयता के आधार पर विटामिन दो तरह के होते हैं। विटामिन कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला वसा में विलेय विटामिन, और दूसरा जल में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन और दूसरा जल में विलेय विटामिन। ध्यान रखना इस बात को। तो नाम से समझ में आ रहा है कि वसा में विलेय कह रहे हैं, मतलब वसा में घुलता होगा, और जल में विलेय कहने का मतलब कि जो जल में घुलता होगा। लेकिन जो वसा में घुलेगा वो जल में नहीं घुलेगा, और जो जल में घुलेगा वो वसा में नहीं घुलेगा। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसी बात को लिख देना है कि वैसे विटामिन जो वसा में विलेय होते हैं, जो वसा में विलेय होते हैं,
लेकिन जल में अविलेय होते हैं, लेकिन जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, जल में अविलेय होते हैं। वसा में विलेय विटामिन कहलाते हैं। वसा में विलेय विटामिन कहलाते हैं। कहलाते हैं। जैसे ए डी ई एंड के, जैसे में ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ये सारे वसा में विलेय हैं। ठीक है, इनको बस पानी में डालोगे तो नहीं घुलेगा। और वही बी और सी छूटा है, तो बी और सी को तुम जल में डालोगे तो वो जल में घुल जाएंगे। तो उसको लिखते हैं जल में विलेय विटामिन। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो सीधे सीधे लिखेंगे कि वैसे विटामिन जो जल में विलेय होते हैं, वैसे विटामिन जो जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। ठीक है, लेकिन वसा एवं तेल, वसा या तेल में अविलेय होते हैं। अविलेय होते हैं। जल में विलेय विटामिन कहलाते हैं। जल में विलेय विटामिन कहलाते हैं। विटामिन कहलाते हैं। चलो आगे लिखते हैं, अगले पेज पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो जल में विलेय विटामिन कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो नाम से ही क्लियर है, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक था। कहलाते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन बी और सी, जैसे विटामिन बी। ठीक है, और इसमें भी अब कौन कौन होता है? बी वन होता है, बी टू होता है, बी सिक्स होता है, बी 12 होता है, एवं विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुल जाता है, लेकिन तेल में या वसा में नहीं घुलता है। और वहीं बाकी विटामिन ए डी ई के जो होते हैं वसा विलेय विटामिन होते हैं। ठीक है, अब देखो जी, ये विटामिन को शरीर में संचित रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो ध्यान रखना, एक नोट करके हम लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये विटामिन जो भी ए डी ई के है, ये लोग शरीर में संचित नहीं किए जा सकते हैं। ये विटामिन शरीर में संचित नहीं होते हैं। शरीर में संचित नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु जल में विलेय होने के कारण मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। परंतु जल में, मतलब विटामिन बी और सी की बात हो रही है। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी की बात हो रही है। परंतु जल में विलय होने के कारण, परंतु जल में विलय होने के कारण मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। अतः शरीर में इनकी आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। अतः शरीर में इनकी आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। इनकी आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को
अभाव रोग कहा जाता है। तो विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है ये आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में भी दिया है, आप लोग वहां से भी चाहो तो पढ़ सकते हो, एक चार्ट बना के दिया हुआ है। विटामिन की कमी से होने वाले विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अभाव रोग कहा जाता है। अभाव रोग कहा जाता है। ठीक है। तो किस विटामिन की कमी के चलते कौन कौन सा रोग होता है, इस चीज को हमें देखना है। ठीक है, कुछ लोग को पता भी होगा और कुछ लोग को हो सकता है नहीं भी पता होगा कि विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होता है। कुछ तो जरूर जानते होंगे। ठीक है। एनसीईआरटी में 14.3 एक टेबल दिया है, ठीक है। उस टेबल को आप लोग को देख लेना है। उस टेबल में आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। टेबल 14.3 एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें तुम्हारा सब चीज मिल जाएगा। चलो, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हम बता दे रहे हैं, और तुम लोग जो है उसका स्रोत देख लेना कि क्या क्या खाओगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा तुमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे तुम लोग को विटामिन और उसकी कमी से होने वाला अभाव रोग लिख दे रहे हैं। विटामिन कौन सा और उसके चलते जो रोग होगा अभाव रोग वो बताना है। और इसका स्रोत जो है वो एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो तुम लोग जानते हो कि रात्रि अंधता या रतौंधी कहा जाता है। रात में किसी किसी को सुने होगे कि दिखाई नहीं देता है, और दिन में बढ़िया दिखाई देता है। तो उसको कौन सा रोग हुआ रहता है? तो उसको रतौंधी रोग हुआ रहता है। ठीक है। विटामिन बी 1 की कमी से, अब देखो विटामिन बार बार नहीं लिखेंगे, विटामिन बी 1 लिख दिए। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। चलिए विटामिन भी लिख ही दे रहा है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। एकदम याद चाहिए क्योंकि परीक्षा में इसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। विटामिन बी 2 की कमी से तुम्हारा रोग जो होता है वो होठ फटने लगता है। किसी किसी का देखते होगे कि किनारे किनारे होठ फटने लगता है, मुंह के किनारे किनारे। तो वो भी तुम्हारा दिक्कत है। बी 6 की कमी से मरोड़ आना। ठीक है, मरोड़ आने लगता है, शरीर मरोड़ने लगता है। तो ध्यान रखना, बी 6 की कमी से बस इतना ही याद रखना, मरोड़ आना। शरीर में अजीब तरह का मतलब दर्द टाइप का होने लगता है। अच्छा, बी 12 की कमी से क्या होता है? विटामिन बी 12 की कमी से आरबीसी, मैंने हमारे शरीर में दो तरह का ब्लड होता है, एक आरबीसी एक डब्ल्यूबीसी, जानते भी होगे। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। एचबी लिख रहे हैं। एचबी मतलब समझना हीमोग्लोबिन, और आरबीसी का मतलब जानते हो तुम लोग कि रेड ब्लड कहते हैं अंग्रेजी में, और एक वाइट ब्लड होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश आप लोग लिया कीजिए पूरा सुबह सुबह उठ करके, ताकि आप लोग को विटामिन डी की कमी ना हो। अब देखो जी, आरबीसी जो है, आरबीसी उसका भूरभूरापन हो जाना। विटामिन ई अगर कम हो गया हमारे शरीर में तो विटामिन आरबीसी जो है वो भूरभूरा हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि भूरा होगा आरबीसी, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि विटामिन ई का शरीर में कमी हो गया है। और विटामिन के जो होता है उससे रक्त का थक्का लेट से बनता है। विटामिन के की अगर कमी हो गई तो रक्त का थक्का जो होगा वो बहुत लेट से बनेगा। रक्त का थक्का देरी से बनना। तो देरी से अगर रक्त का थक्का बन रहा है तो समझ लेना कि विटामिन के की कमी है। समझ गए। तो इस तरह से ध्यान रखना कि विटामिन के चलते, किस विटामिन के चलते कौन सा रोग होता है, किस कमी के चलते क्या, कौन सा अभाव रोग होता है, ये आप लोग को यहाँ बताया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को और इसको याद कर जाना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। और कितने तरह के विटामिन होते हैं? ए बी सी डी ई और के। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट पहला पेज कर दे रहे हैं। देखो पहला पेज पे आवश्यक और अनावश्यक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2021 में पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। बोलो निशु, तुम अनम्यूटेड है। आवश्यक और अनावश्यक फिर से समझा दीजिए। आवश्यक अम्ल अमीनो अम्ल वो हो जाते हैं जिनका जरूरी है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में अगर नहीं रहे तो कई तरह का रोग हो सकता है। तो वैसे अमीनो अम्ल जिनके हमारे शरीर में जरूरत होता है, जिनके बिना हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो सकता है, उसको और उसके लिए हम लोगों को भोजन में उन्हें लेना पड़ेगा, तो उनकी कमी को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो चीज कहा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल। अब उसके उदाहरण बताया है ट्रिप्टोफान, वैलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन। तो ट्रिप्टोफान है ये, ध्यान रखना। और अनावश्यक अमीनो अम्ल वैसे होते हैं जो अनावश्यक है, नाम से समझ में आ रहा है, जिनका शरीर में कोनो काम नहीं है, अपने आप ये शरीर में आ जाते हैं। ठीक है। तो इन्हें अनावश्यक कहते हैं। तो इनका उदाहरण है ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, ये सब। और ये 2021 में पूछा था। इसके बाद बताए हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, ये पूछा नहीं है, पूछा है मतलब पहले पूछा है, इस साल नहीं पूछा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा और इसको भी याद कर जाइएगा कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। तो प्रोटीन में विशेष हर प्रोटीन अलग अलग कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन अगर अब तुम उसको गर्म करने लगोगे, उसका पीएच बदलने लगोगे या उसमें रासायनिक अभिक्रिया करने लगोगे तो फिर उसका विकृतीकरण हो जाता है, विकृत हो जाता है। जो उसका संरचना था वो संरचना से वो अलग संरचना बदल जाता है। और अगर जो संरचना होती है उससे अलग हो जाएगा तो फिर वो जैविक क्रिया ठीक से कर नहीं पाएगा, जो भी करता था क्रिया वो क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसके विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 तरह का संरचना तुम लोग को बताए थे, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुष्पक संरचना। तो 4 तरह के संरचना में प्रथम खाली बदलता नहीं है, एज इट इज रह जाता है विकृतीकरण करने के बाद भी, लेकिन द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्पक ये तीनों बदल जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि दूध का दही में बदलना, दूध दही में बदल रहा है, या अंडे को उबालते हैं तो प्रोटीन जो है वो पानी में चला जाता है, देखते होगे कि पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो इस घटना को ही हम लोग विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन को विकृतीकरण किया जा रहा है। तो याद रखना है कौन सी संरचना नहीं बदलती है, तो प्राथमिक। कौन सी बदल जाती है, तो द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्पक। इसके बाद बताए हैं विटामिन के बारे में कि वैसे कार्बनिक पदार्थ जो विशिष्ट जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। माना विटामिन का हमारे शरीर में बहुत तरह का काम है, वह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है और स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं, जो आपको एनसीईआरटी के चार्ट में दिया हुआ है कि उसकी कमी से कौन सा रोग, और हम भी बताए हैं आगे वाले पेज पे। ठीक है। कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके लिए उपाय क्या है। तो उपाय के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना कि क्या क्या खाओगे तो कौन सा विटामिन की कमी दूर हो जाएगा। तो विलेयता के आधार पर विटामिन 2 तरह का हो गया, एक वसा में विलेय विटामिन, एक जल में विलेय विटामिन। तो वसा में विलेय विटामिन समझ में आ रहा है कि वसा में घुला रहेगा लेकिन जल में नहीं घुलेगा।
ठीक है। और इसमें कौन कौन होते हैं, तो ए डी ई के, ए विटामिन, डी विटामिन, के विटामिन और ई विटामिन। और जल में विलय तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो जल में विलय होगा, लेकिन वसा या तेल में विलय नहीं होगा, वो उसमें अविलय होगा। और अगर तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, जल में विलय बोलते हैं विटामिन। और इसमें विटामिन बी और विटामिन सी होता है। और विटामिन बी में B1, B2, B6, B12 आता है, और विटामिन सी आता है, अलग आता है। ये जल में विलय विटामिन है। ये बी और सी शरीर में संचित नहीं होता है, ये यूरिन के मात्रा में मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इसीलिए इनकी आपूर्ति शरीर में हमेशा करनी चाहिए, ताकि इनकी कमी ना हो पाए। तो यहाँ पे कमी से होने वाले रोग हम लिखे हैं। ए में क्या होता है, B1, B2, B6, B12 में क्या होता है, सी, डी, ई और के में क्या होता है। तो इन सारे विटामिन से होने वाले कमियों को, होने वाले रोगों को हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं।